नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्ञानशाला न्यूज अपडेट। एक नजर आज की सुर्खियों पर। चीन में जनगणना संपन्न, जनसंख्या वृद्धि हुई बहुत कम। विश्व बैंक ने जारी किया माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। भारत रेमिटेंस प्राप्त करने वाला शीर्ष देश। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को मिला वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार। असम की 6 युवा लड़कियों ने जलकुंभी से बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल योगा मैट का किया विकास। मुरहेन योगा मैट दिया गया नाम। अब खबरें विस्तार से। चीन की राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने 7वीं जनगणना के आंकड़ों को प्रकाशित किया है। चीन में प्रति 10 वर्षों में एक बार जनगणना की जाती है। इस जनगणना के अनुसार पिछले वर्ष केवल 12 मिलियन बच्चों का जन्म हुआ। यह वर्ष 1961 के बाद एक वर्ष में पैदा होने वाले बच्चों की सबसे कम संख्या है। वर्ष 1961 में चीन माओ त्से तुंग द्वारा वर्ष 1958 में लागू की गई ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति के कारण पड़ने वाले 4 वर्षीय अकाल के दौर से गुजर रहा था। इस नीति की वजह से कृषि क्षेत्र तबाह हो गया था और लाखों लोगों की जान चली गई थी। वर्ष 2020 की जनगणना में चीन की जनसंख्या 1.41 बिलियन दर्ज की गई, जो पिछली जनगणना से 72 मिलियन अधिक है। पिछली जनगणना 2010 में की गई थी। जनसंख्या में दशकीय वृद्धि 5.38% की और औसत वार्षिक वृद्धि 0.53% रही। अनुमान है कि वर्ष 2025 तक चीन की जनसंख्या अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगी। इसके बाद जनसंख्या में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। इस कारण कार्यशील जनसंख्या की तुलना में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा होगी। इसका प्रभाव आर्थिक विकास पर पड़ेगा। इसलिए चीन को समृद्ध होने से पहले ही बूढ़ा होने का भय पैदा हो गया है। जनसंख्या की ये धीमी वृद्धि दर दशकों से चली आ रही वन चाइल्ड पॉलिसी की देन है। हालांकि वर्ष 2016 से वन चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त कर यूनिवर्सल 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपना लिया गया है। भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेट को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। उन्होंने समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किया और अपने शोध के लिए एक पुरस्कार प्राप्त किया। इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। असम के मछुआरे समुदाय की 6 युवा लड़कियों ने जलकुंभी से बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल योगा मैट विकसित किया है। योगा मैट का नाम दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाने वाला पक्षी पर्पल मुरहेन के नाम पर मुरहेन योगा मैट रखा गया है। इस नवाचार के चलते जलकुंभी को हटाकर दलदली भूमि के जलीय इकोसिस्टम में सुधार लाने में सहायता मिलेगी और स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर पैदा होंगे। दरअसल गुवाहाटी शहर के दक्षिण पश्चिम में एक मीठे पानी की झील है जिसका नाम दीपोर बील है। इसे रामसर साइट और एक पक्षी वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा प्राप्त है। मछुआरा समुदाय के 9 गांवों के लिए यह झील आजीविका का एक स्रोत रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह समुदाय झील में अत्यधिक मात्रा में जलकुंभी हो जाने से परेशान था। भारत सरकार की संस्था नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच ने जलकुंभी के गुणों और इस्तेमाल की जाने वाली संभावनाओं पर अध्ययन किया। इस संस्था के अध्ययन को व्यवहारिक रूप देने के लिए महिलाओं के समूह को जोड़ा गया था। अमेरिका ने प्रमुख अपतटीय पवन ऊर्जा पार्क वाइन यार्ड पवन ऊर्जा को मंजूरी दे दी है। इसे एक घरेलू ऊर्जा उद्योग के रूप में शुरू किया जा रहा है जो विद्युत क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन को खत्म करने में मदद करेगा। इसे माथाज वाइनयार्ड के तट से 12 समुद्री मील की दूरी पर स्थापित किया जाएगा। वाइनयार्ड विंड परियोजना का उद्देश्य 4 लाख घरों के लिए बिजली उपलब्ध करवाना है। इसके लिए निर्माण कार्य इसी वर्ष प्रारंभ हो सकता है और 2023 की दूसरी छमाही तक ग्रिड को बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। इस पवन ऊर्जा पार्क की घोषणा जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के व्यापक एजेंडे के साथ फिट बैठती है। विश्व बैंक ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2020 में भी सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। वर्ष 2020 में भारत को विदेश से रेमिटेंस के रूप में लगभग 83 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त हुई है। वर्ष 2020 भारत को प्राप्त होने वाले रेमिटेंस में पिछले वर्ष की तुलना में
0.02% की गिरावट आई है। संयुक्त अरब अमीरात से प्राप्त होने वाले रेमिटेंस में 17% की कमी आई है। कोविड-19 महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को व्यापक नुकसान हुआ है। इस नुकसान को देखते हुए 0.02% की गिरावट बहुत मामूली है। बताते चले कि जब कोई प्रवासी अपने मूल देश में बैंक, डाकघर या ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए पैसा भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। भारत के बाद सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश चीन है। ऐसा नहीं है कि कोविड महामारी के चलते हर देश के प्राप्त होने वाले रेमिटेंस में कमी आई हो। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के रेमिटेंस में बढ़ोतरी भी हुई है। वेरिस्क मैपल क्राफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार एशियाई शहर पर्यावरणीय जोखिमों का सबसे अधिक सामना कर रहे हैं। 100 सबसे संवेदनशील शहरों में से 99 शहर एशिया में स्थित हैं। जकार्ता को दुनिया का सबसे अधिक जोखिम वाला शहर बताया गया है, जबकि ग्लासगो को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया। एशिया दुनिया में सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस कारण जल स्रोतों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता के चलते इस क्षेत्र की वायु प्रदूषित है। साथ ही इस भौगोलिक क्षेत्र में बाढ़, भूकंप जैसे प्राकृतिक खतरे भी अधिक हैं। 100 सबसे संवेदनशील शहरों में से 37 चीन में और 43 भारत में हैं। बताते चलें कि चीन दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देश है। उत्तर पूर्व के राज्यों में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू तेजी से फैल रहा है। मिजोरम और मेघालय में इसका कहर अधिक है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू घरेलू और जंगली सुअरों में होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल बीमारी है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और इसे फैलने से रोकने का एकमात्र तरीका संक्रमित जानवरों को मारना है। इससे मनुष्य को खतरा नहीं, क्योंकि इसका संक्रमण केवल जानवरों से जानवरों में होता है। नाइजीरिया में नोक संस्कृति से संबंधित मिट्टी के बर्तनों में मधुमक्खी के मोम के निशान पाए गए हैं। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और गोएथ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने नेचर पत्रिका में इसे प्रकाशित किया है। नोक संस्कृति के ये बर्तन लगभग 3500 वर्ष पुराने हैं। हालांकि प्रमाणों के आधार पर माना जाता है कि लगभग 40,000 वर्ष पहले से मानव शहद का उपयोग करते हैं। नोक संस्कृति मध्य नाइजीरिया में अस्तित्व में रही प्राचीन संस्कृति है, जिसका संबंध 1500 ईसा पूर्व से लेकर ईसा के शुरुआत तक माना जाता है। नोक संस्कृति अपनी टेराकोटा मूर्तियों और बर्तनों के लिए जानी जाती है। इन खबरों के साथ आज की अपडेट समाप्त होती है। नमस्कार।